हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं बात करूंगा आज आपके साथ कि किस तरीके से इंडेक्स को पॉजिटिव खड़ा देखते हुए आज बाज़ारों में बिकवाली हुई। मैं सबसे पहले चर्चा करूंगा कि एक वीडियो मैंने कल आपके साथ शेयर की थी और वो वीडियो थी HDFC बैंक के बारे में। और जहां पर मैंने चर्चा की थी कि HDFC बैंक ने परफॉर्मेंस जो अर्निंग्स में दिखाई है और जो प्राइस में जो डिक्लाइन हुआ है उसके बीच में अगर हम देखें तो दोनों के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप नज़र आ रही है। यानी कि प्राइस तो शेयर के टूट रहे हैं और परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है। तो उस नज़रिए से मैंने आपके साथ चर्चा की थी और मैंने रीज़न्स आपको बताए थे कि भाई क्यों HDFC बैंक जो है हमें ठीक लग रहा है यहाँ पे। और आज देखिएगा पूरे निफ्टी के अंदर आज बेताज बादशाह जो था वो HDFC बैंक की था। और यहाँ पर जिन प्राइस पर क्लोज हुआ था वहाँ पे एक वैल्यू पिकिंग जो है हमें देखने के लिए मिली। जिस तरीके से मैं सोचता हूँ या आप सोचते हैं उसी तरीके से शायद बहुत सारे फंड्स मैनेजर भी सोचते होंगे। और उसी रेफरेंस में जो है आज हमने HDFC बैंक में एक अच्छी खासी बाइंग देखी और सिमिलरली उसका इम्पैक्ट जो है HDFC लिमिटेड में भी होने थे। और मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल्स मुझे इतने वीक नहीं लग रहे जितना कि बाज़ार जो है दिखा रहा है। तो मेरा जो फेवरेट सेक्टर भी है अब इस जो बाज़ार का माहौल है उसमें, तो मुझे पॉजिटिव लग रहा है कि फाइनेंशियल्स इतना ख़राब नहीं करेंगे जितना बाज़ार दिखा रहे हैं। और जनरली रेट ऑफ इंटरेस्ट जब बढ़ते हैं तो फाइनेंशियल्स के लिए एक वीकनेस रहती है, लेकिन जो पिछले पीरियड्स फाइनेंशियल्स के लिए गए हैं और जिसमें उन्होंने काफ़ी प्रोविजंस बनाए हैं, बैंकिंग कंपनीज़ ने भी या जो बाकी फाइनेंशियल्स कंपनीज़ हैं उनके अंदर भी, तो ये पूरा स्पेस जो है मुझे नहीं लगता कि इतना ख़राब करेगा। यानी कि BFSI स्पेस जो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस इतना ख़राब नहीं करेंगे जितना बाज़ार उम्मीद कर रहा है। मुझे लगता है कि और इसमें भी जो बैंकिंग है वो काफ़ी अच्छा करता हुआ नज़र आना चाहिए। आज अगर आप बाज़ार को देखें तो आपको निफ्टी 56 पॉइंट की तेज़ी करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आज आप शेयर स्पेसिफिकली देखें तो आपको पता चलेगा आज हुआ क्या है। आज आप जिधर नज़र दौड़ाएंगे ना आपको लाल रंग नज़र आएगा। और स्मॉल कैप की तो आज किस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई। आज कमोडिटीज़ तो एक ऐसा सेक्टर था, मतलब अगर उस वो कमोडिटी की किसी भी कमोडिटी की कंपनी है आज उसकी धज्जियाँ उड़ा दी। सनफ्लैग आयरन देखिएगा 12% गिरा। मैं इसी तरीके से वेदांता का शेयर जो है उसके अंदर भी सिमिलरली, क्योंकि वो मेटल प्ले है, उसमें ऐसी गिरावट थी। बंधन बैंक 11.5%, GNFC 10.5%, बघेरिया इंडस्ट्रीज 10.5%, सिक्वेंट साइंटिफिक 10%, रेन इंडस्ट्रीज मेटल से रिलेटेड 10%, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 9%, उसके बाद WPIL 9%, गोवा कार्बन 9%, JK पेपर 8.5%, रुचिरा पेपर 8.5%, ओल कार्गो 8.5%, अडवाणी होटल्स 8%, शेल्बी 8.2%, थिरुमलाई केमिकल 7.5%, GSFC 7.5%, बोडल केमिकल 7.5%, मोन्टे कार्लो 7.25%, पॉलीप्लेक्स इंडिया 7%, एरीज इंडिया 6.83%, चंबल फर्टिलाइजर 6.5%, ग्रेफाइट इंडिया 6.5%, पराग मिल्क फुल्क 6.5%, फाइन ऑर्गेनिक 6.5%, डाटामेटिक 6.5%, नेटवर्क मीडिया 6%, मेगमनी ऑर्गेनिक्स 6%, एक्रेसल इंडिया 6%, प्रेस्टीज एस्टेट 6%, विशाखा इंडस्ट्रीज 5.5%, IDBI बैंक 5.5%। मतलब ये ऐसी लिस्ट है, मैं इसको पढ़ता रहूँगा, आप ये हैरान हो जाएंगे कि ये केवल एक नमूना है। और इस तरीके की जो सेलिंग है इसको देख के हमें कुछ याद आ रहा है, और हमें याद आ रहा है 2018 में इसी तरीके से स्मॉल कैप और मिड कैप में सेलिंग हुई थी। और वो जो सेलिंग थी वो काफ़ी लंबे समय तक चली थी और जब सेलिंग के बाद शेयर्स उठे नहीं थे। और उसके बाद 19 भी उसी तरीके से रहा, फिर 2020 का डाउनफॉल आया और उसके बाद जो कोविड की सिचुएशंस राइज हुई तो बहुत बुरा जो है दौर शेयर बाज़ार के लिए था, स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप के लिए। और अब यहाँ पर जो मेटल्स हैं, ऑयल्स है, सब में आज सेलिंग थी। अगर आप इंडेक्स के भी शेयर्स में देखेंगे या जो थोड़े से लार्ज कैप स्टॉक्स देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको सेम चीज़ जो है देखने के लिए मिलेगी। अगर आप इंडेक्स के शेयर्स में भी देखने की कोशिश करें
कि भाई इंडेक्स में क्या रहा, तो आपको सिमिलरली इसी तरीके के फॉल देखने के लिए मिलेंगे। आधे शेयर काफ़ी मजबूत, आधे शेयर्स जो गिरे वो काफ़ी बड़ी गिरावट के साथ थे। जैसे मान लीजिएगा इंडेक्स के बाहर है हालांकि वेदांता का 12.5%, गेल 5.5%, टाटा स्टील 5%, ONGC 5%, UPL 3.5%। हालांकि मैं अभी चर्चा करूंगा अभी आपके साथ। तो इस तरीके की गिरावट थी। और मैं पर्सनल लेवल पे भी अगर आपके साथ बात करूं तो इस पूरे साल के अंदर देखिएगा गिरावट तो पोर्टफोलियो में रही होंगी, किस दिन तेज किसी दिन मंदा, लेकिन इस तरीके की जो गिरावट थी जैसी आज हुई है पोर्टफोलियो में, ऐसी हमने पूरे साल में कभी नहीं देखी। और इस पूरे साल की जो अभी तक की पीरियड गया है उसमें जो पोर्टफोलियो को डैमेज हुआ है वो आज सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है। और हो सकता है कि मेरे पोर्टफोलियो में थोड़े से उस तरीके के शेयर्स रहे हो कि जो आज ज़्यादा गिरे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मोस्टली लोगों के पोर्टफोलियो के साथ आज हुआ होगा, क्योंकि बाज़ार के अंदर कुछ शेयर्स को खड़ा रखा गया या वो खड़े रहे और उसके बाद पूरे बाज़ार की आज जो धुलाई हुई है। और बात ये है कि सेलिंग वॉल्यूम के साथ हो रही थी। तो यहाँ पे क्यों हो रही थी ये सेलिंग, अब ये भी मैं आपके साथ चर्चा जो है करूँ अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, और मुझे लगता है कि आप इसमें इंटरेस्टेड होंगे, तो ये चर्चा मैं आपके साथ जो है करता हूँ यहीं पे। और अब मैं पहले इंडेक्स के बारे में बताता हूँ। अब ये इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के जो इंडेक्स है वो थोड़ा सा ज़्यादा डैमेज हुआ है बैंक निफ्टी के मुकाबले में। तो ये जो लोअर लेवल्स के ऊपर बाज़ार चल रहे हैं, ये यहाँ पे सपोर्ट बनाने की कोशिश हो रही है और एक वैल्यू बाइंग भी जो देखने के लिए मिल रही है। बट जिस तरीके के ऑप्शन चेन के डेटा है, मुझे अभी थोड़ा सा यहाँ पे सरप्राइज लग रहा है कि बाजार इतनी जल्दी उठ पाएंगे, क्योंकि जो डैमेज हुआ है रेड कैंडल जो थी बड़ी हैवी वॉल्यूम के साथ सेल हुई थी थर्सडे को, तो उसके बाद जो है अब स्मॉल कैप और मिड कैप ने जो है दम तोड़ दिया। क्योंकि यहाँ तक तो देखिएगा स्मॉल कैप मिड कैप समझ रहे थे कि भाई निफ्टी बार बार इस लेवल पे आता है और उड़ जाता है। तो अब ये बात समझ में आ गई कि भाई स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर भाई अब निफ्टी नहीं उठेगा, तो चलो अब हमारी धुलाई होनी पक्की है। तो ये जो धुलाई हो रही है उसका पहला कारण है टेक्निकल रीजन से निफ्टी के अंदर जो वीकनेस है, और निफ्टी आज खड़ा करने की कोशिश की गई। अगर निफ्टी आज माइनस में होता या निफ्टी में थोड़ी सी ज़्यादा गिरावट होती, तो आप समझिए पोर्टफोलियो के जो शेयर्स हैं या जो आज आपने स्मॉल कैप या मिड कैप शेयर्स में गिरावट देखी उसकी क्या हालत होती। तो ये अल्टीमेटली एक तरीके की एडजस्टमेंट है। अब गिरावट के मुख्य कारणों में मैं आपको देखिएगा सबसे पहले बार ये बात मैं आपके साथ 6 महीने पहले करता था, जो आज मैं आपके साथ दोहरा रहा हूँ। मैंने 6 महीने पहले आपके साथ सेम चर्चा की थी और मैंने ये कहा था कि देखिएगा यूएस के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे, और यूएस के अंदर जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे तो इंडिया से पैसा बाहर निकलेगा। रीज़न ये है कि बॉन्ड मार्केट के अंदर से भी पैसा निकलता है, इक्विटी मार्केट से भी निकलता है, क्योंकि जो करेंसी का जो रिस्क है उसका एक मार्केट रिस्क प्रीमियम होता है तकरीबन 4% के आसपास का। तो वो और साथ में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो अभी 3.5% के आसपास और 3.25% के बीच में जो है चल रहा है यूएस में, तो 7% के आसपास है। तो वो जब 7% उनको यूएस में रिटर्न आएगी तो यहाँ से फंड्स जो है बाहर जाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जो यूएस में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े वो एक रीज़न है, और पहला रीज़न तो यही है। और दूसरा रीज़न है हमारे लोकल फ्रंट पे जो आज आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में सेलिंग देखने के लिए मिली। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, हालांकि देखिए मेरे को भी डैमेज करेगा, लेकिन ये बाजार है, बाजार में यार ऐसा होता रहता है और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। आप इसमें मौके ढूंढिएगा, और अगर आप थोड़े से लंबे समय के इन्वेस्टर्स हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं और अभी आगे भी मिलेंगी। जैसा मैंने कल भी आपके साथ परसों भी वीडियो में चर्चा की थी कि अभी 3-4-5 महीने का जो समय होगा वो शायद कंसोलिडेशन का होगा। और स्पेशली मैंने आपके साथ ये बात की थी कि स्मॉल कैप और मिड कैप में चुनिंदा शेयर्स जो आपने खरीदने भी, मान लीजिएगा 20-30-25 दिन जितने भी दिन आप खरीदेंगे, तो आप एक बड़ा सीधा सा कैलकुलेशन देख सकते हैं कि भाई 3-25 में जो भी सबसे आपने जो लिस्ट बना रखी है उसमें सबसे ज़्यादा टूटने वाले शेयर्स को आप उठा लीजिए। तो ये चर्चा मैंने कल परसों भी आपके साथ की थी। अब ये गिर क्यों रहे, ये चर्चा फिर दोबारा से आपको बताता हूँ कि भाई ये गिर तो रहे 6-7%, ये उठा क्यों रहे हो आप। देखिएगा मैंने कल एक एग्जांपल भी दिया था दूसरी वीडियो में, तो वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वो देखिएगा। अब मैं दूसरी बार बताता हूँ कि देखो यूएस में पैसे की भी ज़रूरत है, भाई नीड्स भी तो है ना, क्योंकि जो पैसा आपने छापा था वो पैसा अब जो है टेपरिंग में वापस जा रहा है।
अब यूएस में लिक्विडिटी कम हो रही है तो नीड्स तो हैं, तो वहाँ पे महंगाई को रोकने के लिए लिक्विडिटी को कम कर रहे हैं। तो वो लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए जो भी जिन लोगों के भी पैसे थे, तो जनरली जो वहाँ के इन्वेस्टर्स हैं यूएस के या बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ के, तो उनकी तरफ से भी सेलिंग आ रही है कि भाई अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स हैं वहाँ से पैसा निकाला जाए। अब डोमेस्टिक रीज़न सुनिए, देखिएगा हमारे यहाँ पे भी जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गए तो क्या स्थिति हुई है। जो एनबीएफसीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, या तो वो बैंकों से उधार लेती हैं या बॉन्ड मार्केट से पैसा रेज करती हैं। अब उनके लिए क्या हुआ कि बैंकों ने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दी तो उनको भी पैसा महंगा मिल रहा है। बॉन्ड मार्केट से पैसा रेज करेंगे वो और भी महंगा, और वो थोड़ा सा मुश्किल भी हो गया अभी रेज करना, क्योंकि बैंकों ने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिए और बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गए। तो बैंकों के इंटरेस्ट के मुकाबले में 3 या 4% का स्प्रेड भी होता है, यानी कि अधिक होता है उनका। तो यहाँ पर वो जो पैसा रेज करना है वो एनबीएफसी के लिए मुश्किल हो गया। अब एनबीएफसी उसकी फंडिंग करती थी, तो यानी कि जो शेयर बाजार के अंदर शेयर खरीदने वाले लोग हैं उनको मार्जिन्स उपलब्ध कराती थी, या उनके शेयर्स प्लेस करके किसी न किसी तरीके से जो पैसा है, जो लिक्विडिटी है, वो शेयर बाजार में आता था। अब वो जो पैसा है वो जनरली लार्ज कैप के शेयर्स को तो ट्रैक नहीं करता, वो स्मॉल कैप और मिड कैप में स्पेकुलेशन करने के लिए काम आता है, या एक तरीके की जो है तेजी करने के लिए काम आ रहा था। अब वो पैसा वहाँ से नहीं आ रहा। अब इसी तरीके से जब ऊपर से सेलिंग हो रही है, एफआईज की भी सेलिंग हो रही है, तो जहाँ पर मान लीजिएगा आपके पास 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है और आपने 60 लाख रुपए का मतलब उधारी ली हुई है, तो होगा क्या कि भाई आपके 1 करोड़ के पोर्टफोलियो पर अगर 60 लाख की उधारी है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके 1 करोड़ का पोर्टफोलियो अगर 1.5 करोड़ हो जाता है बढ़ के, तो आपको उधार भी ज़्यादा मिलता है। तो लेकिन अगर आप 1 करोड़ का पोर्टफोलियो आपका 90 लाख का होगा, तो ब्रोकर आपको या जिस भी कंपनी से आपने शेयर्स प्लेस कर रखे हैं या उधारी ले रखी है या मार्जिन ले रखे हैं, वो डिमांड करेगा भाई जल्दी से 10 लाख रुपए का इंतजाम करो। तो अगर बढ़ रहे होते हैं तो क्या होता है, शेयर्स भी मिलते हैं। तो इस तरीके से जब सेलिंग हो रही है, तो अभी ऊपर से जब सेलिंग हो रही है तो मार्जिन्स की कॉल्स भी आएंगी। तो ये जो स्मॉल कैप और मिड कैप में है, तो जिन लोगों को लग रहा है कि यार भाई पैसे का इंतजाम नहीं, चलो अपना माल फेंको जल्दी से, तो वहाँ से भी माल जो है फेंका जा रहा है। ये एक बड़ा रीजंस है, और ये रीजंस ऐसा भी है कि उधारी के पैसे से बहुत सारे शेयर्स खरीदे गए हैं। तो अभी भी जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इस बात को समझते हैं, भैया ठोको, और जिनके मार्जिन्स की कॉल्स है उनकी मार्जिन की कॉल ट्रिगर कराओ। तो उसकी वजह से भी बाजार टूटता है और नई लिक्विडिटी आएगी नहीं बाजार में, तो उसकी वजह से दोबारा से पिकअप आएगा नहीं स्मॉल कैप और मिड कैप में। तो मैं स्मॉल कैप और मिड कैप में मानता हूँ कि अभी कुछ समय के लिए अगर लिक्विडिटी टाइट रहती है तो ये पेन रहेगा। इसका वैल्यूएशन से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे शेयर्स स्पेकुलेटिव भी होते हैं, और क्योंकि जब मार्जिन्स आपको उपलब्ध होता है, पैसा उपलब्ध होता है, तो आप जो है बहुत तेज़ी से काम करते हैं। तो मैं इस वीडियो के अंदर केवल मैं इतनी चर्चा कर रहा हूँ कि भाई भारत में शेयर बाजार क्यों टूट रहे हैं, और इस वीडियो को आप देखिएगा तो मैंने जो आपको रीजंस बताए ये बिल्कुल वैलिड रीजन है। इसके अलावा हमारे अर्निंग्स के भी रीजंस आएंगे कि जिस तरीके से इन्फ्लेशनरी प्रेशर से क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर है, हमारी कंपनीज के भी प्रॉफिट के ऊपर डेंट पड़ता हुआ नजर आएगा। ये एक और रीजंस है जिसकी वजह से बाजार टूट रहे हैं, और ये सारे रीजंस को आप मिलाएंगे तो मुझे लगता है कि बाजार अभी थोड़े से स्टेबल होंगे। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि आपको शेयर बाजार में निवेश नहीं करना है। ये सब हर 2, 3, 4, 5 साल में होता है, फिर दोबारा से जो साइकिल्स है दोबारा से रिवाइव करती है। जो लोग अच्छे टूटे हुए भाव में शेयर्स रखते हैं, दोबारा से यही जो अभी बाजार गिरा हुआ है यही चलना शुरू होता है, दोबारा से लिक्विडिटी आती है, और ये साइकिल जो है चलती रहती है। बट इसमें एक इंतजार जो है वो करना पड़ता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि शेयर बाजार में जो पेशेंस है वो जो है गेम चेंजर है। तो अगर आपने शेयर्स महंगा भी खरीद लिया है, लेकिन फिर जब दोबारा से लिक्विडिटी आती है तो बहुत अच्छा रन करता है, या जो कंपनीज की अर्निंग्स आती है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, तब बाजार चलते हैं। तो क्यों बाजार अभी टूट रहे हैं, तो ये मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की। और ये सारी चर्चा जो है मैं पहले भी बोलता था, जब बाजार बिल्कुल ऊपर 18,000 के ऊपर था तब भी मैंने ये सारी चर्चा की थी। मैंने कहा ये जो है बाजार का आगे का रिस्क है, और वो रिस्क अब जो है साक्षात आपके सामने प्रकट होता हुआ नजर आ रहा है, और बाजार के जो प्राइस हैं वो इन सब चीज़ों को दिखा रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपके इसके बारे में क्या सुझाव है, आपको क्या लगता है कोई और भी कारण है कि भाई बाजार गिर रहे हैं, तो वो कारण जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।